शादी एक ऐसा रिश्ता है जो जन्म से नहीं बल्कि तकदीर के साथ जुड़ता है और हर रिश्ते से अलग होता है। समय के साथ साथ ये रिश्ता गहराता भी है और कभी कभी बिखरता भी है। फिर चाहे शादी कितनी भी नई या पुरानी क्यों ना हो, उसे बरकरार रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जब कोई इन चुनौतियों से पीछे हटता है तो कभी कभी अपराध की ऐसी चिंगारी फूटती है कि पूरा का पूरा परिवार झुलस जाता है। क्या सिर्फ प्यार काफी होता है एक शादी को सफल बनाने के लिए? जिस तरह से इसकी हत्या हुई है, मुझे लगता है इरादा चोरी का नहीं, भारी दुश्मनी का था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और हाल ही में दर्ज सारी मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। सर, विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उम्र 23 से 24 साल। मारने से पहले इसके साथ अननेचुरल सेक्स किया गया था, जिसके बाद इसका गला घोट के उसे मार दिया गया। और सर, मरने के बाद उसके बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। आकाश, बॉडी अभी भी अनआइडेंटिफाइड है। एक काम करो, हर पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो। ये लड़की जो भी है, इसके घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज की होगी। साहब से बात करने, लड़की अभी तक आई नहीं है। मैं बोल जाऊँ। सर, बाहर एक औरत आई बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेकर। भेजो अंदर। जी सर। सर, मेरी बेटी घर से निकली थी, अब तक नहीं आई। रोज 11 बजे तक आ जाती है वापस। इस फोटो। बाहर जा रही हो प्रिया? कुछ खा के तो जा। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मैं आके खाती हूँ। अरे क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी क्यों? मूड क्यों खराब है तेरा? कुछ नहीं हुआ है माँ, मैं आके बात करती हूँ। सुमन जी, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपकी बेटी आ जाएगी। सर, जब वो निकली तब थोड़ी टेंशन में थी, हड़बड़ी में निकली। उसके साथ अगर कुछ हो जाता है तो? मतलब आप इतनी श्योर कैसे हैं कि उसके साथ कुछ हो ही जाएगा? आपको कुछ डाउट है, किसी पे कुछ शक है? नहीं, मतलब इतनी देर तक वो घर से बाहर नहीं रहती है ना कभी, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। देखिए सुमन जी, आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। और अभी मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं हुए हैं, कम से कम 24 घंटे तो इंतजार कीजिए। उससे पहले तो हम भी केस नहीं ले सकते। सर, जो बॉडी हमें मिली थी पास के पुलिस स्टेशन में दर्ज मिसिंग कंप्लेंट से मैच हुई है। इमीडिएटली फैमिली को बुला के बॉडी की शिनाख्त करवाओ। जी सर। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अभी शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे उसकी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पता नहीं किसने ऐसा किया, क्यों किया। सुमन, 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 दरवाजा खोलो। सुमन, 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 प्लीज दरवाजा खोलो। सुमन, दरवाजा खोलो। तुमने ही प्रिया को गायब करवाया। इस सबके पीछे तुम ही हो। सुमन, तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो? वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। सुमन, प्लीज मेरी बात रखने का मौका तो दो एक। अब तो सच बोलो महेश, क्या किया तुमने प्रिया के साथ? सुमन, 23 साल का साथ है हमारा, इतना भी विश्वास नहीं रहा मुझ पर। सर, नैना 16 तारीख की सुबह यहाँ से निकली थी, मुझसे बोलकर निकली थी कि मायके जा रही, अब तक वापस नहीं आई। हमें तो पता ही नहीं था कि नैना घर आने वाली थी। हमें उसने कोई फोन नहीं किया था और ना ही कोई मैसेज। हमें तो तब पता चला
जब 16 की शाम को सूरज हमारे घर आया था नैना को लेने। सर जब नैना के पेरेंट्स ने बोला कि नैना वहाँ पहुंची ही नहीं, तो हमने मिलकर पुलिस कंप्लेंट कर दी। सर बस 14-15 दिन हुए थे हमारी शादी को। पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया, किसने किया, और मेरी नैना तो। सर नैना के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके फोन लोकेशन रिकॉर्ड। सर इसमें एक बात सरप्राइजिंग है, नैना के फोन लोकेशन रिकॉर्ड के हिसाब से, और जैसा सूरज ने भी हमसे कहा था, नैना सूरज के घर से दोपहर 11 बजे निकली और करीब 12-12:15 बजे अपने माँ बाप के घर पे पहुंची। उसके बाद 3 बजे तक उसकी फोन की लोकेशन उसकी मायके की ही थी। जब उसका फोन स्विच ऑफ हुआ 3 बजे, तब भी फोन मायके में ही था। सर इसका मतलब उसके फोन स्विच ऑफ होने से 3-4 घंटे पहले तक वो अपने माँ बाप के साथ ही थी। मतलब निरंजन शर्मा और मोहिनी शर्मा दोनों झूठ बोल रहे हैं कि उनकी बेटी उनके घर आई नहीं। ये दोनों जरूर कुछ छुपा रहे हैं। सर मुझे भी यही डाउट है। सर वो औरत सुमन अवस्थी अपनी बेटी की गुमशुदा होने की कंप्लेंट लेके वापस आई है। कल रात से उसकी बेटी घर नहीं लौटी और इस बात को अब 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है सर। अंदर भेजो। जी सर। सर 24 घंटे के बाद आई हूँ, मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। आकाश इमीडिएटली इनकी कंप्लेंट लिखो। सर आप मेरे साथ आइए। बस हाँ, नाव का है? क्या हुआ? आप पहचान दिए इसे? नहीं। अच्छा नाम क्या है? पच्चीस वर्षीय नैना राजवंश की लाश पुलिस को बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। उसके परिवार वालों की तलाश चली रही थी कि एक महिला सुमन अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचती है। नैना के घर वालों का पता चला और साथ ही ये भी पता चला कि नैना की शादी कुछ ही दिनों पहले हुई थी और वो पिछले 1 हफ्ते से यानी कि 16 अप्रैल से लापता थी। प्रिया भी अब तक घर नहीं लौटी थी और पुलिस ने प्रिया की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। नैना की लाश पुलिस को मिल चुकी थी, लेकिन प्रिया अब भी लापता थी और अब तक जितने भी चेहरे पुलिस के सामने आए थे, उन सब के बयान से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता था? क्या प्रिया और नैना के केसेस के बीच में कोई कनेक्शन था? क्या पुलिस अब भी किसी बड़े राज से अनजान थी? क्या सोच रही बेटा? क्या सोचूंगी माँ, कभी सोचा ही नहीं था एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा। आखिर क्यों माँ? पता नहीं प्रिया कहाँ होगी, किस हालत में होगी। अगर वो यहाँ आती तो क्या हमें पता नहीं होता? अरे वो आती तो कम से कम एक बार फोन तो करती। अरे वो यहाँ पहुंची ही नहीं। अरे तो फिर कहाँ गई थी वो? सुबह सुबह कहकर निकली थी कि आप लोगों के यहाँ आ रही है। पर हमें तो उसकी लाश ही मिली ना। क्या वो इतने गिर चुके हैं माँ कि उन्होंने उस औरत को तो मार डाला ही, साथ में अपनी बेटी को भी। कुछ भी हो जाए, मुझे महेश पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो मेरा खून है, मेरा बेटा है। बेटा देखना, हमारी प्रिया जल्दी वापस आ जाएगी और फिर तुम्हारे और महेश के बीच में सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो था ना? सब ठीक था माँ, और 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे हमारी शादी को। किस बात पे झगड़ा हो सकता है? काश हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होना मुमकिन होता। मुझे नहीं लगता हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक होगा माँ। मुझे बस प्रिया से मतलब है, प्रिया की चिंता है मुझे। कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता, 23 साल से जिस आदमी को मैं जानती थी, क्या वो सच था? क्या उसका जो नया चेहरा सामने आया है वो सच? अगर तुझे लगता है कि जिस महेश को तू जानने लगी है वो सच है, तो फिर तूने पुलिस वालों के सामने क्यों नहीं कुछ बोला? इसलिए ना कि कहीं ना कहीं तुझे भी अंदर से वही लगता है
जो मुझे लगता है। मुझे तो ये लगता है माँ, ये रहे नैना के कॉल रिकॉर्ड्स। इनके हिसाब से दोपहर 12 बजे नैना आपके घर आई और उसके बाद उसका मोबाइल फोन 3 बजे आपके घर पर ही स्विच ऑफ हुआ। अब उसका मोबाइल खुद चल के तो नहीं आया होगा ना? सर अगर हमने कुछ किया होता तो हमें मिसिंग कंप्लेंट क्यों करते? बेटी थी नैना हमारी। नैना और उसके परिवार के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता था। एक तो हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और ऊपर से 2-3 हफ्तों का ही साथ था सर हमारा। पर हाँ सर, शादी के बाद मुझे ये ज़रूर लगा था कि नैना और उसके परिवार के बीच कुछ तो है जो ठीक नहीं है। नैना ने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया, पर सर मैं सच में मुझे नहीं लगता था कि उनके बीच का मनमुटाव नैना की मौत का कारण बन सकता है सर। सूरज की बातों से तो यही लगता है कि नैना का अपने माँ बाप के साथ रिश्ता ठीक नहीं था और नैना के फोन लोकेशन के हिसाब से उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। उसकी आखिरी लोकेशन अपने मायके में थी, वहीं चलकर तलाशी लेते हैं, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। खोलिए। ऊपर चेक करो, एक आदमी चेक करो। इधर जाओ, एक आदमी। आगे तक अच्छे से देखना। ठीक है सर। सर मोबाइल मिला। हाँ सर, है तो ये नैना का ही फोन, पर सर मुझे पता नहीं कि हमारे घर के पीछे कहाँ से आया। नैना ने कोई मैसेज नहीं किया था और ना ही कोई फोन। निरंजन जी, आपके पास हर एक बात का एक ही जवाब है कि आपको कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, हमारे पास एक खास नुस्खा है जिससे सबको सब कुछ याद आ जाता है। सर गौर करने वाली बात यह है कि भले ही हमें नैना का फोन उसके माँ बाप के घर के पीछे से मिला हो, लेकिन उस दिन उसने अपने माँ बाप से फोन पे एक भी बार बात तक नहीं की, ना ही कोई मैसेज भेजा। सर आमतौर पे कोई अपने घर पे जाता है तो एक बार फोन करके इन्फॉर्म तो कर देता है। सर कि ऐसा तो नहीं कि नैना अपने घर पे गई ही ना हो। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि सूरज झूठ बोल रहा है? सर शायद। सर हाँ बोलो। आसपास सर्च करो। सर आसपास कहीं भी इस बॉडी का सर नहीं मिला। मुझे ये बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी लगती है। सर वो सुमन अवस्थी अपनी बेटी प्रिया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने में 2-3 दिन पहले ही आई थी, पर जो उम्र उसने अपनी बेटी की बताई थी, इस लड़की की उम्र भी लगभग वही लग रही है। सर कहीं ये बॉडी प्रिया की तो नहीं? प्रिया के घर वालों को बुलाओ। नैना मर्डर केस को पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई थी कि एक और हत्याकांड उनके सामने आया। जिस लड़की की लाश पुलिस को मिली थी उसकी पहचान होनी मुश्किल थी, क्योंकि क्राइम सीन से पुलिस को लाश का सर नहीं मिला था और ना ही लाश के पास कोई आइडेंटिफिकेशन के सुराग मिले थे। लेकिन क्या यह बॉडी वाकई प्रिया की थी? और अगर हां तो किसने मारा था उसे? और इसके पीछे आखिर था कौन? क्या सुमन का महेश को लेकर शक सच था? पर आखिर क्यों एक पिता अपनी बेटी को मारना चाहेगा? सर वो मेरी बेटी नहीं हो सकती, वो प्रिया नहीं लगती सर। देखिए महेश जी, बॉडी की हालत बहुत खराब है, शायद इसलिए पहचानने में तकलीफ हो रही है। एक काम करते हैं, बॉडी के साथ आपका डीएनए मैच करके देख लेते हैं। उसकी क्या जरूरत है सर? मैं कह रहा हूं ना वो मेरी बेटी नहीं है। अरे केस क्लोज करने के लिए आप किसी की भी बॉडी मेरी बेटी की बॉडी बनाकर दे देंगे क्या? देखिए आप अगर मेरी बेटी को ढूंढ सकते तो ढूंढ दीजिए।
वरना हम खुद ही ढूंढ लेंगे। सॉरी। हेलो, कौन? सर, डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि वो सर कटी लाश प्रिया की ही थी। मैंने फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। मर्डर को करीब 3 दिन हो गए। गर्दन को तलवार जैसी किसी धारदार हथियार से काटा गया है। महेश ने उस लड़की को तो मारा ही, पर अपनी बेटी का खून वो कैसे कर सकता है? किस औरत को मारा महेश ने? क्या है ये? कौन है ये लड़की? ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? क्या फर्क पड़ता है फोटो कहाँ से मिली? अरे ये सब कुछ हो रहा है ना, उससे फर्क पड़ रहा है। इतने सालों से आंख बंद करके भरोसा करती रही मैं, और तुम, अरे क्या कमी थी हमारे रिश्ते में? सुमन मेरी बात सुनो, ये फोटो। मुझे कुछ नहीं सुनना है अब, बस। महेश के साथ मेरे बहुत झगड़े हुए, लेकिन एक बार भी महेश ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो फोटोग्राफ में वो खुद ही है। ये सब होने के बाद एक साथ रहना तो मुमकिन ही नहीं था। इसी वजह से वो लॉज में रहने लगी। महेश के साथ जो लड़की वो फोटोग्राफ में थी, वो वही लड़की है जिसकी फोटो मैंने फाइल में देखी थी। महेश और उस लड़की की वो फोटो आपके पास है? नहीं, महेश ने वो फोटोग्राफ चला दी। यही थी वो लड़की? जी हाँ, यही थी वो लड़की। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई सुमन जी, महेश अपनी बेटी को क्यों मारेगा? पापा कहाँ है? बाहर गए काम से। क्या हुआ? पता कर लीजिए कि काम से बाहर गए या कहीं और। क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हो? पापा के बारे में बात कर रही हो तुम? यही पापा जो दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करते फिरते। प्रिया, ये माँ, जिसको हम जानते हैं वो तो कोई और ही है। पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ अफेयर होगा। तो प्रिया ने महेश की पोल खोल दी, इसलिए शायद महेश ने प्रिया को मार दिया। ये महेश घर छोड़ के कब गया था? यही 15-16 तारीख को। आकाश, ये नैना की मिसिंग रिपोर्ट भी इन्हीं दिनों में दर्ज हुई थी ना? जी सर, 16 अप्रैल को। एक बात बताइए सुमन जी, महेश और उस लड़की की फोटो आपकी बेटी प्रिया के पास कहां से आई? मुझे नहीं पता। सर, इस सुमन अवस्थी की बात पे विश्वास किया जा सकता है? बिल्कुल आकाश, एक माँ अपनी मरी हुई बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? और जो बाकी की बची हुई बातें हैं वो हमें प्रिया का बाप महेश बताएगा। सर, महेश के कमरे पे ताला लगा है, पर उसकी गाड़ी पार्किंग में है। गेस्ट हाउस वालों का कहना है कि उन्होंने महेश को कल रात आखिरी बार देखा था जब वो खाना खाने बाहर गया था, और उसके बाद वो वापस लौटा ही नहीं। कहीं महेश अंडरग्राउंड तो नहीं हो गया? कहाँ जाता है खाना खाने? एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट गेस्ट हाउस वालों ने कहा कि यहीं कहीं आसपास जाता है। गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड से उसकी फोटो निकलवाओ और पूरे एरिया में सर्च करो और उसका मोबाइल सर्विलेंस में डालो। जी सर। अमन सर, ये देखो, यहाँ जरूर कुछ हुआ है। फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो। सर। आकाश, क्या ये पॉसिबल है कि सूरज को महेश और नैना के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और इसीलिए उसने नैना को जान से मार दिया? लेकिन सर, हमें नैना का फोन उसके माँ बाप के घर से मिला और उसकी फोन की आखिरी लोकेशन भी उसके मायके की ही थी। पर यह भी तो हो सकता है कि ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया गया हो।
वो फोन सूरज ने ही नैना के मायके में फेंक दिया हो। सर पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि नैना अपने पति से झूठ बोल के महेश से मिलने गई और अपने एफआईआर को दबाने के लिए महेश ने ही नैना को मार दिया। पॉसिबल है, पर यह भी तो हो सकता है कि उस रोज जब वो महेश से मिलने निकली तो सूरज ने उन दोनों को एक साथ देख लिया हो और उसके बाद पहले उसने नैना को मारा और अब शायद महेश के साथ भी वही कुछ किया हो। आकाश, कॉल करो। सर फोन स्विच ऑफ है। दरवाजा तोड़ दो। सर्च करो। सर कोई नहीं मिला। सर अंदर कोई नहीं है। आकाश, इस सूरज को ट्रेस करो। इसका मोबाइल फोन, सिम कार्ड, सब कुछ ट्रेस करो। मुझे हर हालत में सूरज चाहिए। मुझे लगता है इस सबके पीछे सूरज का ही हाथ है। इसलिए नैना को मारने के बाद और महेश को गायब करने के बाद ये खुद भी गायब हो गया। हेलो, क्या? हट जा भाई, साइड हो जा। इस केस में मिली तीसरी लाश ने सबको सन्न कर दिया। ये तीसरी लाश किसी लड़की की नहीं बल्कि लड़के की थी, लेकिन कत्ल करने का तरीका ठीक प्रिया के कत्ल की तरह था। बॉडी के सर को धड़ से अलग करके बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के छोड़ दिया गया। क्या ये तीनों खून एक ही शख्स ने किए थे या फिर इनके पीछे अलग अलग चेहरे थे? ये केस प्रश्नों के एक ऐसे भंवर जाल में फंस चुका था जहां से किसी जवाब का मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो गायब क्यों है माँ? क्यों नहीं सबके सामने आके सच्चाई बता रहे? ये क्या कह रही है तू? ऐसा भी तो हो सकता है कि महेश को कोई फंसा रहा हो। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा। सर महेश जिस गेस्ट हाउस में रुका था उसके पास जो में ब्लड सैंपल्स मिले थे, फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उसमें 2 लोगों का खून है। और वो जो सरकटी लाश मिली थी उसका कोई अपडेट? तो उस बॉडी को अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया। मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछा, उस बॉडी से मैचिंग कोई मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। सर लेकिन उस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 2 सरप्राइजिंग बातें सामने आई। पहली ये कि उसका मर्डर ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह प्रिया का मर्डर हुआ था, और दूसरी बात ये कि दोनों के मर्डर का समय बिल्कुल एक था। प्रिया महेश की बेटी थी और महेश का अफेयर नैना के साथ था, और प्रिया और इस लड़के की मौत में काफी सिमिलैरिटीज हैं। आकाश, नैना और प्रिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबको मुर्दा कर बुला, शायद कोई कनेक्शन समझ में आएगा। सर ये तो समीर है। आ रही हूँ। दादी, मम्मी पापा गए? हाँ बेटा। अच्छा, दादी ये समीर है, मेरा कॉलेज का दोस्त। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। नमस्ते दादी। वैसे ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और भी? नहीं दादी, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बाल है ना, ऐसे ही नहीं पके हैं। हाँ अच्छा बता, सुमन और महेश को कब बताऊं? अरे नहीं दादी, अभी कुछ भी नहीं। अभी तो हम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसके बाद बता देंगे। कितनी खुश थी हमारी बच्ची, कितने सपने देखे थे। समीर भी अच्छा लड़का था, पता नहीं किसने ऐसा किया और क्यों किया। हेलो, जी सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। ये आदमी को बहुत ही बुरी कंडीशन में यहाँ पे लाया गया था। ना तो इसके पास में पर्स था और ना ही मोबाइल, और ना ही कोई ऐसा रास्ता था कि जिसके जरिए हम ये पता लगा सके कि ये शख्स है कौन। आइए सर प्लीज।
सर उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा मैंने। तो फिर उसने आपके ऊपर अटैक क्यों किया? पता नहीं सर, बस अचानक पीछे से हमला किया और क्या मकसद था उसका मुझे नहीं पता सर। महेश जी, आपकी और नैना की फोटो के बारे में पता चला जो आपकी बेटी प्रिया के हाथ लगी थी। सर उस फोटो के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो फोटो में वो लड़की कौन है वो भी मैं नहीं जानता। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया। सर वो नैना नाम ही मैंने पहली बार सुना है। समीर को जानते हैं आप? प्रिया का बॉयफ्रेंड। देखा था उन दोनों को एक बार साथ में। वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे। ऐसे लड़के के साथ कोई फ्यूचर कैसे प्लान कर सकता है? सर मैं प्रिया के लव मैरिज करने के खिलाफ नहीं था, बस इतना चाहता था कि उसकी जिंदगी में जो भी लड़का है वो अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो। एक बाप होने के नाते लड़की के बारे में इतना भी नहीं सोच सकता। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, उस लड़की को भी नहीं मारा मैंने। महेश जी, आप उस आदमी का स्केच बनवा सकते हैं जिसने आपके ऊपर अटैक किया था? सर कोशिश कर सकता हूँ, बराबर देखा नहीं था मैंने उसे। सर मैंने नैना और महेश के पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल को खंगाला। ना ही इन दोनों के आपस में कभी बात हुई है और ना ही ये दोनों कभी एक साथ एक ही वक्त पे एक ही लोकेशन में मौजूद। मुझे लगता है महेश सच कह रहा है या शायद झूठ। हो सकता है महेश के ऊपर ये अटैक हुआ ही ना हो। ये सब इसने जानबूझ के किया ताकि अपना अकाउंट क्लीन कर सके। वरना सोचने वाली बात है आकाश, महेश के साथ नैना की फोटो कहां से आती और वो फोटो महेश की बेटी प्रिया के हाथ कैसे लगती? मुझे लगता है हमें प्रिया के बॉयफ्रेंड समीर के बारे में और पता करना चाहिए। आखिर दोनों को एक ही दिन एक ही तरीके से मारा गया, तो उनको मारने वाला था कौन और उनको मारने का मोटिव क्या था? जी आप विश्वजीत कदम? जी। समीर करांडे, सेंट रॉक्स कॉलेज का स्टूडेंट, आपके यहाँ किराएदार था? जी, पर काफी दिनों से दिखा नहीं, शायद छुट्टियों में घर गया होगा। जी नहीं, उसकी सरकटी लाश मिली है हमें। क्या क्या? और उसी सिलसिले में हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी है। जी 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 जरूर, मैं चाबी लेके आता हूँ। समीर के पीछे से यहाँ कोई आया था? नहीं, समीर था तभी प्रिया आई थी। मैं उसी समय बाजू के कमरे से किराया लेके बाहर जा रहा था तो इन दोनों की झगड़े की आवाज आई। अरे बाबा क्या कर रही हो? क्या कहाँ है? जैसे दरवाजे पे आया, दरवाजे पे हाथ लगा और दरवाजा खुल गया। मैंने देखा कि दोनों के बीच काफी झगड़ा हो रहा है। पता नहीं क्या प्रिया ढूंढ रही है और समीर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रिया समझने को तैयार नहीं थी। वो बहुत गुस्से में थी। किस बात पे झगड़ा हो रहा था, कुछ याद है आपको? सर पता नहीं किस बारे में झगड़ा हो रहा था। वैसे भी मैं ज्यादा देर तक रुका नहीं। आकाश, कमरे का कोना कोना छान मारो। सर समीर का लैपटॉप लॉक्ड है। टेक्निकल सपोर्ट से किसी को बुलाना पड़ेगा। डू इट एज सून एज पॉसिबल। सर ये तो कोई और है। सर इस फोटो को एडिट करके इस पे महेश का चेहरा मॉर्फ किया गया है। प्रिया के घर वालों से बात करनी पड़ेगी। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसे फंसाया गया है। आप जानती है इसे? आप पहचानती हैं? सुमन जी, आपकी बेटी प्रिया और उसका बॉयफ्रेंड समीर इस सब तक क्यों गिरेंगे? हम जानते हैं आपके पति महेश को समीर पसंद नहीं था,
तो क्या यही रीज़न हो सकता है इस सब के पीछे कि उन दोनों ने आपके पति के फोटो को इस फोटो से मॉर्फ कर दिया? मेरी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो ऐसी थी ही नहीं। नहीं सर, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, उसे भटकाया गया होगा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। पर महेश जी, इस सब से किसका फायदा हो सकता है? अगर इस सब के पीछे समीर की कोई चाल होती तो हमें उसकी बॉडी नहीं मिलती। असल में तो ये मामला कुछ और ही है, जहां हम अभी तक पहुंचे ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता सर, मेरी तो ऐसी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी कि कोई इतना बुरा चाहे मेरा। लेकिन जो भी हुआ, मैंने अपनी बेटी खो दी हमेशा के लिए। वो कभी वापस नहीं आ सकती। सर प्लीज, मेरी बेटी के साथ जिसने भी ऐसा किया है उसे छोड़ना मत। ख्याल रखिए अपना। एक सेकंड सर, वो फोटो दिखाइए जरा। सर मुझे कहाँ ले जा रहे हो सर? सर मैं एक प्रोफेसर हूँ सर, मैंने किया क्या? चल तेरी क्लास अब हम लेंगे, चल कुछ तो बिठाओ बताइए उसे। सर, मैंने किया क्या सर? जल्दी सर, लो गाड़ी। सर क्यों मार रहे हैं सर मुझे? मैंने तो ये ना ये? हाँ सर, ये मेरा ही फोटो है। कैसे जानता था नैना को? सर वो ये वो ऐसा वैसा ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करना मना है यहाँ। सीधा मुद्दे पे आ, सच सच बोल, कैसे मिली नैना? मैंने किया क्या सर? सिर्फ मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देने से इंसान धरती से गायब नहीं हो जाता सूरज। और भी तरीके होते हैं मुजरिम को पकड़ने के। ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त और उस दिन का है सूरज, जिस दिन तुमने नैना की बॉडी को ठिकाने लगाया था। और अब झूठ तो तू वैसे भी नहीं बोल सकता, क्योंकि गुस्से में नैना के साथ किए गए रेप से तेरा डीएनए मैच करता है। मेरे सास ससुर ने मुझे धोखा दिया था। न जाने कितनों के साथ सो चुकी थी नैना, और ऐसी लड़की मुझे थमा दी। शादी के बाद मेरे दोस्त ने मुझे एक पिक्चर भेजी थी। नैना खाना लगा दो। अरे सूरज, आप यहाँ? चलिए मैं खाना लग। एक मिनट। सूरज, कब से चल रहा है ये? मतलब कब से बेवकूफ बना रही है मुझे? आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या है ये? मैं बताने वाली थी आपको। कब बताने वाली थी? वो मम्मी पापा ने बोला कि शादी के बाद ठग लोगे तुम मुझे? आप ही ने तो बोला था कि आपको मेरे पास्ट से कोई पास्ट से मतलब ये तो इतनी बड़ी बात छुपाओगे तुम मुझसे? सूरज, आप मेरी बात तो सुने। तू मुझे सिखाई कि कब से सुन। क्या कर रहे हैं? बड़ा शौक है ना तुमको मार देगा। समझ में आया असली मर्द क्या होता है? मैं पुलिस को बताऊंगी। पुलिस को बताएगी तू? बता पुलिस को। अगर मर्दों का इतना ही शौक था तो मुझसे शादी क्यों की उसने? मेरी जिंदगी को बर्बाद की थी। काश तूने उसे एक बार अपनी बात कहने का मौका दिया होता सूरज। उस बेचारी के साथ तो खुद इतना गलत हुआ था। ये सब उससे जबरदस्ती करवाया गया था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी लगभग खत्म हो गई थी। और तुझमें तो वो एक उम्मीद देखती थी, अपना कल देखती थी, अपना भविष्य देखती थी। और तूने क्या किया उसके साथ? एक लाचार लड़की का रेप करके उसे जान से मार दिया। क्या आप क्या कह रहे हैं सर? किसने किया उसके साथ ये सब? बताता। चल शुरू से शुरू कर, और याद रख, कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो साले तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा मैं। बोल। सर उस दिन महेश पर मैंने हमला किया था। सर महेश इकलौता ऐसा इंसान था जो मुझे और प्रोफेसर दोनों को पहचानता था, इसीलिए मैंने उस पर हमला किया। नैना को कैसे फंसाया तूने? वो नैना का सर बताता। नैना मेरे यहाँ रेंट पे रहती थी 2 साल पहले, तभी मुझे प्रोफेसर के बारे में पता चला। मैंने मेरे यहाँ रहने वाले 1-2 स्टूडेंट से सुना था कि वो ठरकी है, लड़कियों का शौक रखता है। मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी। क्या बेटा,
तारीख हुई नहीं कि तुम रेंट लेके आ गई। ये लो चाय पियो। अरे अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? अरे मैं तो पियो, जस्ट रेंट। अरे चाय पियो। कैसी चाय बनी? तो बड़ी अच्छी बनी है। आपने बनाई है? अरे बेटा, मैंने अपने हाथों से बनाई, तुम्हारे लिए है। मुझे भी पैसे कमाने का एक अच्छा रास्ता मिल गया था। मैं उन फोटोज़ के ज़रिए नैना को ब्लैकमेल करने लगा, प्रोफेसर के साथ उसे सोने के लिए मजबूर करने लगा। बस मैंने एक गलती कर दी थी। मुझे याद नहीं मैंने कब नशे में समीर को फ़ोटो दिखा दिए, फिर उसने उसको कॉपी करके पता नहीं कब एडिट करके प्रिया को दिखा दिया। वो प्रिया के बाप से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो प्रिया और उसके बीच में आ रहा था, जिसके बाद उसने उन फोटोज़ को और भी लोगों को दिखाया। उसी बीच एक दिन प्रिया, प्रिया क्या कर रही हो? अरे बाबा हुआ क्या? अरे बाबा क्या कर रही हो? क्या कहा है? तुमने मेरे पापा की फोटो एडिट की उस लड़की के साथ? देखो, मैंने सारे फोटोज तुम्हारे लैपटॉप में देख लिए। मुझे सच सच बताओ कि तुमने वो फोटोज किस किस को दिए? प्रिया, ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया है यार। मैंने सोचा कि पापा कुछ दिन यहाँ से दूर चले जाएंगे तो हमारी शादी आराम से हो जाएगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस फोटो में अमृतसर थे और वो लड़की। बात एक मुंह से निकलती है तो फैलती जाती है। तो प्रिया को भी सब कुछ पता था, इसलिए मुझे उन दोनों को मारने की जरूरत पड़ी। दोनों की बॉडीज के धड़ तो मिल गए हमें, सर कहाँ ठिकाने लगा है? साहब, शेफाली। शेफाली? कौन शेफाली? शेफाली की लाश पड़ी है साहब उधर। साहब, इधर। इधर आगे आगे। कहाँ है लाश? यहाँ तो कोई लाश नहीं है। इधर ही देखा था साहब। एक काम करो, जरा आसपास देखो। ये आसपास तो कोई लाश नहीं है। तुझे अच्छी तरह से याद है तूने लाश यहीं देखी थी? हाँ लेकिन साहब क्या सब अच्छे से नहीं देखा साहब। मतलब? साहब वो कोई सोया हुआ रहेगा तो मुझे लगा कोई मर गया साहब। साहब वो क्या नशे में था ना साहब इसीलिए। पागल समझ रहा है मैं तू? साहब गलती हो गई साहब मुझे साहब। नाम क्या है तेरा? सादिक साहब, सादिक शेख। साहब आपका बहुत वक्त बर्बाद किया साहब, मुझे जाने दो साहब, गलती हो गई साहब मेरे। चल ठीक है, जा। शुक्रिया साहब। जिस डर और विश्वास से वो आदमी पुलिस स्टेशन आया था, उससे ये लगता है उसने यहाँ लाश देखी थी। ये देखिए सर। सर, लाश अगर यहीं थी तो जरूर से खींचकर उस तरफ ले जाया गया होगा। सर, ब्लड ट्रेसेस तो नहीं दिख रहे, लेकिन हो सकता है कि मर्डर गला दबा के किया गया हो। उस आदमी ने जिस औरत की लाश देखी थी, वो उसे नाम से जानता था।
क्या नाम बता रहा था वो उसका? शेफाली। एक काम करो, ये बागमारा और आसपास के गांव में पता करो शेफाली नाम की कौन कौन औरत रहती है, कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है? सर। हेलो, शेफाली यहीं रहती है? जी 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 साहब, मैं उसका अब्बू। कहाँ है वो? क्या हुआ? वो बाहर गई है। कब गई? सुबह ही। कहाँ गई? यहीं कहीं होगी। उसका शौहर भी इसी गांव का है, हो सकता है वहां गई हो। क्या नाम है उसके शौहर का? सादिक शेख। नाम क्या है तेरा? सादिक शेख। कहाँ रहता है ये सादिक शेख? ये सादिक शेख कौन है? साहब मैं ही हूँ सादिक शेख। तुम्हारे अलावा सादिक नाम का कोई और दर्जी भी है इस गांव में क्या? इस गांव में तो यही अकेला पीस है। तुम कौन? साहब मैं यूसुफ, इसका दोस्त। तुम्हारी बीवी का नाम शेफाली है? साहब शेफाली के साथ मेरा हलाला निकाह हुआ था। हलाला निकाह मतलब? साहब उसका पहला निकाह किसी दूसरे मर्द से हुआ था, फिर उसने शेफाली को 3 तलाक बोल दिया, लेकिन साहब बाद में उसे एहसास हुआ कि उसको तलाक नहीं बोलना चाहिए था। अब साहब तलाकशुदा मर्द दोबारा अपनी पहली बीवी से निकाह करना चाहे तो उस औरत को हलाला निकाह फिर तलाक से गुजरना पड़ता है। नाम क्या है शेफाली के पहले शौहर का? एहसान जैदी। इस्लाम धर्म में पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलने के बाद तलाक दे सकता है और वो उससे तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी तलाकशुदा बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह हलाला के बाद दोबारा तलाक ना पाए। लेकिन क्या शेफाली का पति एहसान जैदी वाकई में शेफाली से दोबारा निकाह करना चाहता था? और क्या शेफाली की इसमें रजामंदी थी? लेकिन इन सवालों से ज्यादा अहम पुलिस के लिए यह जानना जरूरी था कि वो शख्स कौन था जो अपने आप को सादिक बता रहा था और शेफाली को मरा हुआ कह रहा था। पर जिस शेफाली का उसने जिक्र किया था, क्या वो वाकई जिंदा थी? साहब यही मेरी बेटी है शेफाली। एहसान से तलाक लेने के बाद सादिक से हलाला निकाह? हाँ साहब, ये सादिक से। शेफाली को बोलने दो। शेफाली बोलो बेटा। हाँ साहब, अब्बू सही बोल रहे। एहसान से तलाक लेने की कोई खास वजह? सब वो दारू पीकर मारपीट करता था, इसीलिए। कल रात तालाब पे गई थी तुम? नहीं साहब। साहब हम लोग जा सकते हैं? ठीक है। शेफाली चलो बेटा चलो। जिसे हम सादिक समझ रहे हैं, अगर वो सादिक नहीं तो फिर वो था कौन जो शेफाली की लाश देखने की बात कर रहा था? तेरा नाप खो गया था, लेकिन देख तेरे लिए एकदम नाप का सिला है। वो कैसे? भाई एक बार हम किसी खातून को देख लें तो बिना इंची टेप के उसका नाप अपने जहन में छप जाता है। अच्छा, कपड़े सीते सीते तेरी नजर सुई और जबान कैंची हो गई है, लेकिन सिर्फ कैंची चलाता है या कुछ और भी? बस मेरे चाल ढाल पर ध्यान मत दे। घड़ी देख घड़ी, तेरा सवाल आता ही होगा। ये ले, बुर्का डालने में चलता हूँ। एहसान ज़ैदी यहीं पे रहता है? जी। बुलाइए, उसे बात करनी है। या अल्लाह, वो घर पर नहीं है साहब। साहब क्या बात है साहब? कुछ तो बताइए साहब, क्या बात है? ये फोटो किसकी है? यही तो एहसान है साहब। ये एहसान है? नाम क्या है तेरा? सादिक साहब, सादिक शेख।
बताता हूँ। तूने अपना नाम सादिक क्यों बोला? उस रात जब शेफाली की लाश नहीं मिली तो मैं घबरा गया साहब, इसलिए डर के मारे मैंने आपको अपना नाम सादिक बताया। पर साहब मैंने शेफाली की लाश देखी थी, वहीं पे थी। शेफाली कलम से मिलके गई अपने अम्मी अब्बू के साथ? क्या? हाँ साहब, मैं कल खुद शेफाली के अब्बू के घर गया था, तो उन्होंने मुझे घर में घुसने नहीं दिया। शेफाली तो बाहर बुलाओ। एहसान, जो बात करनी हमसे कर। हलाला करके 1 महीना हो गया, दोबारा निकाह नहीं करवाना है क्या? दोबारा उसको जहन्नुम में नहीं भेजना है। तो उसको घर में बिठा के जन्नत नसीब करवा दिया क्या? ए, जबान संभाल के बात कर। 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ मैं, वो शेफाली से दोबारा निकाह करवा दे, वरना तेरा कलमा पढ़वा दूंगा मैं। मुझे लग रहा है कि आप शेफाली से नहीं, उसकी छोटी बहन अफसाना से मिले होंगे। और सब मैं आपको बोलता हूँ साहब, ये लोग बहुत खराब लोग हैं साहब। शेफाली से बहुत नफरत करते थे, हमारे निकाह के भी खिलाफ थे। अगर वो खिलाफ थे तो फिर तूने शेफाली को तलाक क्यों दिया? निकाह के बाद हमारी अनबन बहुत होने लगी थी, उसकी और मेरी अम्मी की भी नहीं बनती थी साहब। मेरी नौकरी भी नहीं लग रही थी, इसलिए शेफाली भी मुझसे नाराज थी। फिर एक दिन मैंने उसको झूठ बोल दिया कि कोलकाता में मुझे बड़ी नौकरी लगी है। एहसान, मुझे कब बुलाओगे कलकत्ता? शेफाली, वहाँ नए लोग हैं, नया शहर है, मुझे थोड़ा वक्त दो, ठीक है? और तुम्हें लेके जाऊंगा मेरे साथ। तब मैं पहली बार कोलकाता में नौकरी ढूंढने जा रहा था। बहुत जूते घिसने के बाद भी कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा था। ऊपर से वो शेफाली भी रोज फोन पे फोन किया करती थी कि मुझे कोलकाता कब बुला रहे हो। फिर साहब मैंने परेशान होकर फिर उसको बोल दिया। शेफाली। जी अम्मी। एहसान का फोन। एहसान का फोन। हेलो एहसान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम मुझे फोन कर रहे हो? एहसान, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे कलकत्ता नहीं ले जाना चाहते क्या? एहसान, सब ठीक है ना? मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तलाक, तलाक, तलाक। मुझे लगा मैंने ठीक नहीं किया, इसलिए मैंने शेफाली से दोबारा निकाह करने के लिए उसको मनाया। सादिक से उसने हलाला निकाह किया, लेकिन साहब उसके यहाँ रह रहे के मानो वो उसी की हो गई थी। सादिक को तलाक देके मुझसे दोबारा निकाह करने के बजाय साहब वो उसी से लिस्ट लड़ाने लगी। सर, बागमारा गांव में एक आदमी की लाश मिली है। हटो सामने से, हटो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, ये रज्जाक है, सादिक का बड़ा भाई। कब हुआ ये सब? सब पता नहीं, कल शाम को तो निकला था ये। कहाँ के लिए? एक कस्टमर को कपड़े डिलीवर करने के लिए गया था। कौन कस्टमर? साहब जीनत, इसी गांव में रहती है। इसने कपड़े उसको डिलीवर किए थे। साहब रात भर मैं इसको खोजता रहा, आज सुबह देखा तो ये। सर, ये सादिक की हत्या का कारण शेफाली से तो नहीं जुड़ा? अब ये तो उस्मान ही बताएगा। नहीं मैंने शेफाली को मारा है और ना ही सादिक को। तो फिर अफसाना को शेफाली कह के क्यों मिलवाया हमसे? उस लड़की की वजह से हमेशा हमारा बेड़ा गर्क हुआ है साहब। पहले उसने डल्ले एहसान से इश्क लड़ाकर उससे निकाह कर लिया, फिर तलाक, और दोबारा उससे निकाह करने के लिए हलाला से गुजरी। मतलब तुम शेफाली से नफरत करते थे? तुम्हें यह बात भी गवारा नहीं थी कि शेफाली सादिक से हलाला निकाह करे? इसी वजह से तुमने पहले शेफाली को और बाद में सादिक को मारा, क्योंकि तुम्हें पता चला कि हलाला के बाद शेफाली सादिक से इश्क लड़ा रही थी। नहीं नहीं साहब, ये अफवाह एहसान की साजिश है साहब। उसी ने उससे अगवा किया होगा ताकि उसे मेहर ना देनी पड़े। मेहर? एहसान ने उसे तलाक तो दिया था, लेकिन मेहर के 3 लाख रुपए नहीं दिए थे। निकाह के वक्त दूल्हे के घर वाले अपनी खुशी से दुल्हन को मेहर की एक रकम देना तय करते हैं, जिसका जिक्र कबूलनामे से पहले काजी द्वारा किया जाता है। उसी तरह पति जब अपनी बीवी को तलाक देता है तो अपनी तलाकशुदा पत्नी को मेहर की वो रकम वापस करना उसका फर्ज ही नहीं
कायदा माना जाता है। जब उस्मान का झूठ पकड़ा गया तो आरोपों से बचने के लिए उसने उल्टे एहसान पर यह कहकर शक जताया कि मेहर की रकम ना लौटाने के लालच में उसने ही इन सारे अपराधों की साजिश रची है। साहब मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूँ, ये सब शेफाली के अब्बू की नफरत का नतीजा है। उनकी नफरत की छोड़, तेरा लालच भी तो वजह बन सकता है। कैसा लालच साहब? तुझे शेफाली के मेहर के 3 लाख रुपए जो नहीं लौटाने थे। साहब लेकिन शेफाली मुझे दोबारा निकाह करने वाली थी। पहले तो तू बोला कि वो सादिक से। साहब ये बात भी सही है, लेकिन सादिक की हत्या का सुन के मुझे यकीन हो गया कि शेफाली के अब्बू ने शेफाली को मारा है, और सादिक को भी उन्होंने ही मारा है साहब, क्योंकि साहब शेफाली हलाला निकाह के तलाक के बाद भी उस सादिक से इस लड़ा के उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी साहब। देव, झूठे तो ये दोनों ही हैं, लेकिन सच का पता लगाने के लिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्या शेफाली और सादिक के बीच वाकई कोई अफेयर चल रहा था या फिर हकीकत कुछ और ही है। साहब ये कहना सरासर गलत होगा कि सादिक और शेफाली के बीच में प्यार था। वो तो मजबूरी का रिश्ता निभा रहे थे साहब। कितने वक्त तक रही शेफाली यहाँ सादिक के साथ? साहब ये कोई 2 महीना 2.5 महीना, और जब से वो यहाँ से गई वो अपने अब्बू के यहाँ रही। साहब मुझे तो लगता है कि ये शेफाली के अब्बू और एहसान के रंजिश के चलते मेरा भाई हलाल हो गया है। सर, सादिक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या सर पे चोट लगने से हुई। हत्या का समय 7 अगस्त रात 9 से 10 के बीच। और 6 अगस्त को एहसान पुलिस स्टेशन आया ये बोलते हुए कि उसने शेफाली की लाश देखी है। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि एहसान झूठ बोल रहा है। ये देखिए सर, सादिक और शेफाली की कॉल रिकॉर्ड्स, इससे ये साफ है कि हलाला निकाह के तलाक के बाद से उनके बीच एक भी कॉल नहीं हुई। लेकिन सर सच्चे तो शेफाली के घर वाले भी नहीं है। 7 अगस्त की सुबह से अब तक शेफाली के फ़ोन से उसके अब्बू का कॉल हो रहे थे। व्हाट? हाँ सर, और हैरानी की बात यह है कि ये कॉल इंडिया से नहीं बल्कि बॉर्डर पार बांग्लादेश से किए गए हैं। 6 अगस्त की रात से ही मैं शेफाली के लिए परेशान। अगली सुबह तक वो घर नहीं आई थी। मैं सोच ही रहा था क्या करूं, तभी उसके मोबाइल से मुझे कॉल आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू? कौन? आपका दामाद मुराद हसन। क्या? शेफाली से निकाह कर लिया है मैंने और उसे अपने मुल्क बांग्लादेश ले आया। बांग्लादेश? लेकिन शेफाली? शेफाली मेरे हिफाजत में है, मरते दम तक मेरे साथ में रहेगी। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। खुदा हाफिज। लेकिन हेलो हेलो हेलो, और फोन के कट होते ही आप वहां आ गए और शेफाली की पड़ताल करने लगे। वो बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जा चुकी थी। मैं समझा आपके आने की वजह शायद उसका बॉर्डर पार जाना ही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया। तो फिर उस झूठ पर मैं पैबंद लगाता रहा। झूठ पे जब झूठ के पैबंद लगाए जाते हैं उस्मान साहब, तो साजिशें पकाई जाती हैं। कोई साजिश नहीं साहब, सिर्फ अपने आप को कलंक से बचाने की कोशिश। जब से शेफाली जवान हुई है तब से वो मेरी नजरें झुकवा रही हैं साहब। पहले एहसान, फिर सादिक, और अब मुराद हसन। एक बाप अपनी बेटी का नाम कैसे उस मर्द के साथ बताए साहब जिसकी उसने शक्ल तक नहीं देखी। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुराद हसन को नहीं जानते? कैसे जानूंगा, वो बॉर्डर पार का है। शेफाली के अब्बू उस्मान बार बार अपना बयान बदल रहे थे। शेफाली के पहले पति एहसान की बातों में भी कई भटकाव थे, और शेफाली से जुड़े सवालों में किसी मुराद हसन का भी जिक्र सामने आया था। आखिर कौन था ये मुराद हसन? क्या वो हिंदुस्तानी था या फिर बांग्लादेशी? पुलिस मुराद हसन से जुड़ी कोई भी जानकारी जुटाने में अभी तक सफल नहीं हो पाई थी, और फिलहाल वो शेफाली के दूसरे पति सादिक शेख की हत्या की गुत्थी सुलझाने में व्यस्त हो गई। और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने सादिक और शेफाली के निकाह हलाला के अंदरूनी राज खोल दिए। सर, मैंने सादिक की कॉल रिकॉर्ड फिर से चेक की। रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी ज्यादातर बातें यूसुफ से होती थी। यूसुफ? साहब मैं यूसुफ, इसका दोस्त। यूसुफ और सादिक की दोस्ती के बारे में 1-2 अजीब से बयान सामने आए हैं सर। कैसे बयान? हमारा रिश्ता समलैंगिक था साहब। मेरा बस चलता तो मैं उससे निकाह करके हमेशा उसे अपने साथ रखता। सादिक सिर्फ दिखने का मर्द था, तभी तो शेफाली ने उसके साथ हलाला निकाह किया। और तुझे लगा सादिक ने तुझे धोखा दे दिया, क्योंकि तलाक के बाद सादिक और शेफाली के मिलने की अफवाह जो थी, इसीलिए तूने सादिक का मर्डर? नहीं साहब, ये सिर्फ अफवाह ही थी। सादिक ने सिर्फ शेफाली की मदद की। वो मेरे अलावा कभी भी किसी का जीवन साथी नहीं बन सकता था।
तू सादिक को इतना करीब से जानता था तो ये बता फिर सादिक का मर्डर किसने किया? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सादिक का मर्डर नहीं कर सकता। यूसुफ के बयान की पुष्टि के लिए पुलिस ने सादिक की हत्या वाली रात यूसुफ की एलिबाई चेक की। सर, यूसुफ की एलिबाई कंफर्म की। सादिक की हत्या वाली रात वो अपने दोस्तों के साथ पासे के गांव में छाव डांस देखने गया था। तो फिर यह भी सच होगा कि सादिक गे था। शेफाली और सादिक के बीच अफेयर की अफवाह भी झूठी थी, जिसे फैलाने में एहसान और उसकी मां का हाथ हो सकता है। और मकसद शेफाली को कैरेक्टरलेस साबित करके उसको मेहर की रकम देने से बचना। यह एहसान जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे भी। उसका झूठ उसकी मां से ही पकड़ में आएगा। साहब, मेरे बेटे ने कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाई। जो कुछ सच है वो मैंने अपने आंखों से देखा है साहब। क्या देखा? 1.5-2 महीने पहले मुराद हसन को जानती हो? मुराद हसन? ये कौन है साहब? देव, 6 अगस्त को यहां से जितने भी लोग बांग्लादेश गए हैं उनकी लिस्ट तैयार करवाओ। सर। पुलिस अब शेफाली के बांग्लादेश में होने और मुराद हसन से जुड़े राज पता लगाने में जुट गई। शेफाली और मुराद के बॉर्डर पर होने के कानूनी दस्तावेजों के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियों के रहस्य भी जानने की कोशिश की गई। सर, ऑफिशियली बॉर्डर पार करने वालों की लिस्ट चाहिए, लेकिन इसमें शेफाली का नाम कहीं भी सामने नहीं आया है। सर, पता चला है कि बॉर्डर के पास हक्कीपुर गांव में बशीर नाम का एक आदमी है जो गैरकानूनी तरीके से लोगों को बॉर्डर पार करवाता है। तो फिर उसके पास शेफाली और मुराद हसन की इंफॉर्मेशन जरूर होगी। हाँ सर, खबरियों से भी पता चला है कि ये बशीर कहने को तो छाव डांसर है, लेकिन इसका धंधा कुछ और ही है। नहीं साहब, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ। हाँ, कलाकार तो तू है, बिना वीजा के यहाँ के लोगों को बॉर्डर पार जो करवाता है। एक बात बता, 6 अगस्त को मुराद हसन और शेफाली को बॉर्डर पार कराया था तूने? अब तू सच बोलेगा या हम उगलवाएं? साहब, मैंने किसी को बॉर्डर के पार नहीं करवाया, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है, पर एक शर्त पे बोलूंगा, यदि आप मुझे जाने देंगे। ठीक है, बोल। बागमारा गांव का सादिक टेलर है, वो 6 अगस्त को मेरे पास आया था एक मोबाइल लेकर। सादिक टेलर? कौन? सादिक शेख? हाँ साहब, सादिक शेख। वो उसने मुझे एक मोबाइल दिया और बोला कि ये शेफाली का मोबाइल है, और बोला कि इसको बॉर्डर के पार करना है, ताकि वहां से कोई मर्द उसके बाप को फोन करे और बोले कि शेफाली का उसके साथ निकाह हो गया है और वो शेफाली को लेकर बॉर्डर के पार चला गया है। बशीर का बयान इशारा कर रहा है कि शायद शेफाली जिंदा नहीं, सिर्फ उसका फोन ही बांग्लादेश गया था। मतलब 6 अगस्त की रात को एहसान ने सच में शेफाली की लाश देखी थी और सादिक ने बशीर को शेफाली का फोन दिया। तो क्या सादिक ने शेफाली का मर्डर किया? और अगर सादिक ने शेफाली को मारा तो फिर सादिक को किसने मारा सर? इन सवालों की भूल भुलैया में उलझने से पहले हमें यह कंफर्म करना है, अगर शेफाली की हत्या हुई थी तो लाश कहां ठिकाने लगाई गई होगी? सर। हाँ देव, बोलो। सर, इधर पास के एक तालाब में एक नहीं बल्कि 3 लाशें मिली हैं। 3 लाशें? ये तो शेफाली की लाश लगती है। हाँ सर,
लेकिन बाकी की ये 2 लाशें बहुत बुरी कंडीशन में है। लगता है कई महीनों से इस तालाब में सड़ रही थी। जिस तरह से इन तीनों की बॉडीज को रस्सी से बांधकर पानी में डंप किया गया है, उसे तो यही लगता है कि शेफाली के हत्यारे ने इन दोनों की हत्या की है। एक काम करो, बॉडीज को आइडेंटिफाई करवाओ। अब इनकी पहचान ही बताएगी कि इनकी हत्या का लिंक शेफाली और सादिक की हत्या से है या नहीं। सर मेरे बेटे को छोड़ दे, छोड़ दे, हेलो, वो मुझे और मेरे बेटे को शेफाली का कातिल समझकर जान से मार देना चाहता था। लेकिन चाकू तो तुमने चलाया था उस पे। नहीं साहब, मैंने अपने हिफाजत के लिए चाकू उठाया था साहब। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए, गलती से लग गया साहब। मैंने जानबूझकर नहीं मारा साहब, आप किसी से भी पूछ लीजिए साहब। शायद उन दोनों औरतों का उनसे ताल्लुक हो ना हो, पर हमको लगता है कि शेफाली को दोनों माँ बेटे ने मारा है। सर, शेफाली के अलावा दोनों लाशें भी आइडेंटिफाई हो गई हैं। ये फरीदा, 9 महीने पहले इसका मिसिंग केस डाकपुर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था, और ये तबस्सुम। सर, दोनों ही औरतों में एक चीज कॉमन थी, दोनों ही तलाकशुदा थी। तलाकशुदा तो शेफाली भी थी। इसका मतलब हत्यारा तलाकशुदा औरतों को टारगेट करता था। कहीं वो कोई सीरियल किलर तो नहीं? एक काम करो, फरीदा और तबस्सुम के रिश्तेदारों और इनके पहले पति से इनके पास्ट के बारे में पता करो। सर, पुलिस ने फरीदा और तबस्सुम के बारे में पता लगाया तो पता चला कि इन दोनों का भी हलाला निकाह सादिक शेख से ही हुआ था। बशीर का सादिक को लेकर बयान, फरीदा, तबस्सुम और शेफाली का सादिक से हलाला निकाह, और फिर तीनों औरतों की लाशें एक ही तरीके से एक ही तालाब में मिलना, इससे तो यही साफ होता है कि ये तीनों मर्डर सादिक ने किए। लेकिन सर, ये मर्डर सादिक ने किए किस इरादे से? फिजिकल डिसेबिलिटी के कुछ लोग हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। हो सकता है सादिक का उसकी कमजोरी को लेकर मजाक उड़ाया जाता हो जो सादिक से बर्दाश्त ना हुआ, और एक एक करके फरीदा, तबस्सुम और शेफाली उसकी हिंसा का शिकार हो गए हों। लेकिन सर, सादिक का मर्डर शेफाली के मर्डर के एक दिन बाद हुआ। हो सकता है सादिक का मर्डर शेफाली को चाहने वाले ने किया हो, जो सादिक से बदला लेना चाहता था। मैंने सादिक का चेहरा तो नहीं देखा, पर आप ही बताइए, वो सादिक के सिवा और कौन हो सकता है? एहसान की मां ने बोला था कि उसने शेफाली को तालाब पे किसी मर्द के साथ देखा था। पता करो, क्या वाकई कोई ऐसा है जिसका शेफाली के साथ अफेयर चल रहा था? सर, पुलिस अब ये राज जानने में जुट गई कि क्या शेफाली का वाकई किसी से अफेयर था, और पूछताछ की इस कड़ी में उस महिला से भी पूछताछ की गई जिसने सादिक को आखिरी बार देखा था, और उसके बयान ने पुलिस को एक नई लीड दी। कितने बजे होंगे उस वक्त जब सादिक आपके यहाँ कपड़े देने आया था? मेरे चाल ढाल पर ध्यान मत दे, घड़ी दे घड़ी। तेरा सवाल आता ही होगा। हाँ साहब, 8:40। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सादिक कभी खुद कपड़े देने नहीं आता था, हमेशा उसके भाईजान ही आते थे। हाँ साहब, सादिक कभी कपड़े डिलीवर करने नहीं जाता था, और उस दिन रज़ाक भाईजान ने उसे भेजा, और उसके जाने के 10 मिनट बाद ही दुकान उन्होंने बंद कर दी। उसके बाद मैं हकीपुर तमाशा देखने के लिए चला गया। मुझे कुछ नहीं पता साहब उसके बाद क्या हुआ। सब आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जिस पे शक होता है उससे हम यहीं बुला के बात करते हैं। सब शक? मैंने क्या किया? सादिक का मर्डर। सब आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा छोटा भाई था वो। भाई भी था और तेरी दुकान का दर्जी भी, इसीलिए तूने उसे डिलीवरी बॉय बना के दुकान से बाहर भेजा। रात 8:40 पर उसने आखिरी डिलीवरी जीनत को दी, और जीनत के घर से तेरे घर के रास्ते के बीच करीब 9 बजे तूने उसका मर्डर कर दिया। साहब, आप कुछ भी सोच रहे हैं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख रज़ाक, होशियारी का कोई फायदा नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं हमने सब पता लगा लिया है। अब तू सच बोलेगा या हम उगलवाएं तेरे से? बोल। बड़ी शर्म आ रही होगी ना, जब दुनिया बोलती होगी वो तेरा भाई है। सर, मैंने उसका कभी बुरा नहीं चाहा। सब भाई होके उसने मुझे ब्लैकमेल किया। क्यों? साहब, उसे मेरे और शेफाली के रिश्ते के बारे में पता लग गया था। शेफाली मुझे प्यार करती थी, क्योंकि एहसान उसको कभी खुश नहीं रख पाया, और सादिक के साथ रहना तो उसकी मजबूरी थी।
मर्द की नियत पर कुर्बान होना औरत की किस्मत है। जब दिल किया बीवी बना ली, और जब दिल भर गया तो तलाक बोल दिया। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तलाक तलाक तलाक। अपने फायदे का तलाक, फायदे का हलाला। अगर मुझे अपना समझती हो तो सादिक और एहसान को भूल जाओ। मुझे याद रखो, मैं तुम्हारा हौसला बनना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। शाजिया मुझसे खफा थी, लेकिन साहब मैंने कभी शाजिया की परवाह नहीं की। सादिक और शेफाली के तलाक के बावजूद मैं उसे मिलता रहा, और साहब जब इस बात को सादिक ने जाना तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो शेफाली के अब्बू और एहसान क्या, पूरे गांव को ये बात बता दूंगा। जब ये शेफाली अचानक से लापता हो गई तो मेरा शक सादिक पर गया। सर मैं सबके सामने बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसको जानबूझ के दूर भेजा। शेफाली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम शेफाली का है। तुझे सब पता शेफाली कहाँ पर है? मैंने बोला ना मुझे नहीं मालूम। देख मुझे तो बता दे शेफाली कहाँ है। तेरे को सब पता शेफाली कहाँ है। क्या कर रहा है? क्या तूने शेफाली को? सब मुझे लगा वो सिर्फ जख्मी हुआ होगा। तुझे शक था या यकीन कि सादिक ने शेफाली को मारा है? सर किसी को मारने का बूता उसके अंदर नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो किसी का नुकसान कर सकता था, मुझे बस उस पर इतना ही शक था। सर सादिक और रजाक ने मारा, लेकिन शेफाली और बाकी औरतों के मर्डर में रजाक का कोई खास मोटिव नजर नहीं आ रहा। लेकिन रजाक की बीवी शाजिया का शेफाली को मारने का मोटिव हो सकता है। यह भी हो सकता है कि रजाक सादिक की पिछली बीवियों फरीदा और तबस्सुम से रिश्ता रख रहा हो और शाजिया इसकी चश्मदीद बनी हो। लेकिन सर एक अकेली औरत और 3-3 मर्डर। हाँ वो ये काम अकेले तो नहीं कर सकती। पता करो शाजिया ये काम किससे करवा सकती है। सर सर शाजिया का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि वो हक्कीपुर गांव की है और बशीर उसका मुंह बोला भाई है। इसका मतलब बशीर शाजिया की पढ़ाई बोल रहा था। हाँ मैं नफरत करती थी शेफाली से, लेकिन मैंने उसे नहीं मरवाया साहब। झूठ मत बोलो, हमें सब पता है। किससे मर्डर करवाया था? बशीर से? साहब मैं मानता हूँ कि शाजिया मेरी बहन जैसी है, लेकिन उसने मुझे कभी किसी को मारने को नहीं बोला। लगता है तू पिटे बिना नहीं मानेगा। देव साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अब ये पिटाई तेरे कबूलनामे पे ही रुकेगी। नहीं साहब। सर वो कुछ नहीं उगल रहा है। मुजरिम अगर सच ना उगले तो रास्ता बदलना पड़ता है। पता करो बशीर के धंधे में उसका भागीदार कौन कौन है। उन्हीं के हलक में डंडा देके बशीर का सच उगलवाएंगे। सर बशीर का एक छोटा भाई अशफाक, जो बॉर्डर के उस पार इलीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार करवाता है। बॉर्डर गार्ड का कहना है कि 6 अगस्त की रात, यानी कि शेफाली के मर्डर वाली रात के बाद उसे बांग्लादेश के एक टीकामल गांव में देखा गया किसी को फोन करते हुए, और अभी वो अपने गांव वापस आया हुआ है। बोलो जी। सर ये देखिए, ये देखिए सर मोबाइल। ये शेफाली का फोन तेरे पास कैसे आया? साहब ये फोन तो मुझे पड़ा हुआ मिला था साहब। बेटा मुराद हसन,
जो कुछ पता है सच सच बोल दे, वरना इस बार तो डंडे की पीठ पे नाचेगा। कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स भी हमने चेक किए। फरीदा और तबस्सुम के लापता होने के दौरान भी तू बागमारा गांव के तालाब के पास ही मौजूद था। शेफाली की तरह फरीदा और तबस्सुम के मर्डर भी तूने ही किए। बोल किया ना तूने? मैं मुराद हसन बनकर शेफाली के अब्बू को कॉल करता था साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू कौन? आपका दामाद मुराद हसन। क्या? शेफाली से निकाह कर लिया है मैंने और से अपने मुल्क बांग्लादेश ले आया हूँ। तो तू मानता है फरीदा और तबस्सुम की तरह शेफाली को भी तू नहीं? शेफाली को नहीं साहब, शेफाली को नहीं, मैं सिर्फ फरीदा और तबस्सुम को मारा। फरीदा और तबस्सुम को क्यों मारा तूने? क्योंकि वो दोनों मुझसे इश्क करने लगी थी। उन दोनों ने हलाला निकाह सादिक से किया, लेकिन तलाक के बाद अपने पहले शौहर को भूलकर मुझसे निकाह करना चाहते थे, लेकिन मैंने सिर्फ उनसे संबंध बनाए साहब। वो दोनों मेरे गले ना पड़ जाए इसलिए चांद से मारकर तालाब में फेंक दिया साहब। शेफाली को तूने नहीं तो फिर किसने मारा? बताता हूँ साहब। कुछ महीनों पहले मैं शाजिया बाजी के घर गया था साहब। वहाँ मैंने पहली बार शेफाली को देखा था। उसे देखते ही मैं उस पर फिदा हो गया था। फिर मुझे पता चला कि सादिक से उसका तलाक हो गया है। फिर मैंने चांस मारना चाहा साहब। फिर मुझे पता चला कि वो एहसान से भी निकाह नहीं कर रही है और सादिक के बड़े भाई रज्जाक से उसका चक्कर चल रहा है। तब मैंने उसे तालाब के पास वाले खेत में मिलने के लिए बुलाया साहब। शेफाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे निकाह कर लो। खुदा कसम मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं बशर, मुझ में क्या कमी है? क्या खराबी है मुझ में? कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम उस सादिक के बड़े भाई रज्जाक से प्यार करते हो, क्यों? मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम मेरी तौहीन कर रही है। शेफाली, शेफाली, शेफाली। जब एहसान ने उसे वहां देखा तो मैं घबरा गया था साहब। लाश, लाश, लाश। कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन शेफाली ने जो सहा वो महिलाओं के साथ हमारे देश में अक्सर होता ही रहता है। एक लड़की को पैदा होते ही पराया कर दिया जाता है और उसका हाल ये होता है कि ना तो वो अपने मायके की रहती है और ना ही उसके ससुराल में उसे कभी अपना समझा जाता है। न जाने कितनी रस्मों का हवाला देकर मर्द अपने स्वार्थ के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं और औरतों का सिर्फ शारीरिक हनन ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं का भी हनन किया जाता है। हालांकि शेफाली की हत्या बशीर नहीं की, लेकिन एहसान, सादिक, रज्जाक और खुद शेफाली के घर वाले शेफाली के इस दुखद अंजाम के भागीदार हैं। शेफाली हो, तबस्सुम हो या फरीदा, हमारे देश में औरतों की बदहाली के किस्से सिर्फ अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां नहीं बनते, बल्कि हर गली मोहल्ले में किसी न किसी शेफाली, फरीदा और तबस्सुम से हमारा परिचय अक्सर होता ही रहता है। बुद्धिजीवी इस पर विचार तो करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसका हल कभी निकाल पाएंगे? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।